हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाय टू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ। ठीक है, जितने भी मेंडल्स के लॉ थे उनको एक दो तो आज कवर करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो मेंडल्स है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है और उसने कुछ लॉ भी दिए थे। उसने पी प्लांट पे काम किया था, तो आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं। जो मेंडल्स ने वो 4 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ यूनिट करेक्टर, सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये दोनों है ये यूनिवर्सल नहीं थे। और जो थर्ड और फोर्थ है वो यूनिवर्सल था और वो ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर। थर्ड था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और फोर्थ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो कैरेंस थे उसने स्टेट दी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस की। जो कोरन है, कोरन के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसने फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल माना है, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसने सेकंड लॉ ऑफ मेंडल माना है, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं पढ़ने के लिए। फिर जो हमारा लॉ ऑफ यूनिट करेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये बेस्ड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, और इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा फोर्थ लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो बेस्ड है हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में। कंप्लीट जेनेटिक्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, जो है लॉ ऑफ यूनिट करेक्टर। ये लॉ क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर्स ऑफ फैक्टर, यानी कि हर एक करेक्टर किससे कंट्रोल होता है? पेयर ऑफ फैक्टर से। इट इज अपोज ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस ये लॉ क्या कह रहा है कि जो एक फैक्टर्स है वो मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। जैसे कि लगाओ, एक तो टाल प्लांट है, एक है हमारा स्मॉल प्लांट। जो टाल प्लांट है इसमें से टी, स्मॉल प्लांट है स्मॉल टी। तो जो पेयर्स ऑफ फैक्टर है ईच करेक्टर का, इसमें क्या मतलब है कि एक तो इससे इधर से आएगा टाल प्लांट से, एक आएगा स्मॉल प्लांट से, तो क्या बन जाएगा? टी स्मॉल टी। तो ये लॉ यही बताता है, लॉ ऑफ यूनिट करेक्टर। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं ईच करेक्टर्स के, किसी भी हाइब्रिड्स के। जो वन करेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस करता है, उसे तो हम डोमिनेंट बोलते हैं। लेकिन जो अदर्स फैक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे हम रिसेसिव बोलते हैं। और ये जो लॉ है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अपोज होता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे कि ये हमारा डोमिनेंट है और ये हमारा रिसेसिव है, तो खुद को एक्सप्रेस कौन करेगा? ये वाला करेक्टर करेगा। तो ये हमारा डोमिनेंट है और खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये वाला करेगा। तो ये क्या है? रिसेसिव है। ये लॉ यही बताता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, मतलब कि डोमिनेंस कौन है, रिसेसिव कौन है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अगर हमारा ये पेयर्स बना है, टी और स्मॉल टी से ये पेयर्स बने हैं, तो इसमें हमारा जो ये टी है, ये प्लांट क्या है? ये प्लांट हमारा टोल है, ना कि ड्वार्फ है। तो ये टोल क्यों है? क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, इसलिए है। लेकिन हर बार ये ऐसा नहीं होता है, कुछ कहीं कहीं पे ये फॉलो नहीं किया जाता है रूल, इसलिए ये क्या है? अपोज करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। ठीक है, बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि इसमें जो भी हाइब्रिड है, व्हेन करेक्टर डज नॉट रिजेंबल विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, मतलब कि ना तो वो डोमिनेंट शो हो रहा है ना वो रिसेसिव शो हो रहा है, बल्कि वो करेक्टर्स का इंटरमीडिएट, यानी कि मिक्स हो रहा है दोनों पेरेंट्स का, और वो एक इंटरमीडिएट शो कर रहा है, मिक्सअप शो कर रहा है, उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं या इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एंटीरिनियम का, स्नैपड्रैगन्स प्लांट के, जिसे हम डॉग फ्लावर्स भी बोलते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल है हमारा मैराबिलिस जलापा, जिसे हम 40 क्लॉक प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम मैराबिलिस जलापा की बात करें तो इसमें हमने एक रेड प्लांट लिया है डोमिनेंट ओवर वाइट, मतलब कि रेड प्लांट किस पे डोमिनेंट है? वाइट पे डोमिनेंट है। लेकिन ये हमारा रेड है, ये वाइट है। ठीक है, इन दोनों की हमने शेल्फिंग करवा दी, तो ये हमारा पिंक कलर का बन के आ रहा है, मतलब कि ना तो इसने डोमिनेंट शो किया ना रिसेसिव शो किया, लेकिन एक मिक्सअप शो कर दिया, रेड और वाइट का एक इंटरमीडिएट शो कर दिया, इसलिए हमने इसको क्या बोला? इनकम्प्लीट प्लांट बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला। ठीक है, अगर अगर हम इसकी आगे शेल्फिंग करें तो देखो, ये जो हमारी रेशियो आई है इसमें आर हमने इसकी शेल्फिंग कर दी। एक पहले हम ये वाला लिखते हैं, फिर हम ये वाला लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही पहले हम ये वाला लिखेंगे, फिर हम ये वाला लिखेंगे। ठीक
ठीक है। ऐसे हमने इसकी शेल्फिंग करवा दी तो इसकी जो जीनोटाइप रेशियो है वो 1:2:1 आएगी और फिनोटाइपिक रेशियो भी सेम आती है। फिनोटाइपिक रेशियो में जो हमारा रेड है वो 1 प्लांट है और जो हमारा पिंक है वो 2 है और जो वाइट है वो 1 है। ठीक है, तो ऐसे हमारी इसकी रेशियो आती है। अब बात आती है कि इसका रीजन क्या है कि ना तो इसने डोमिनेंट शो किया ना इसने रिसेसिव शो किया, लेकिन इसने एक इंटरमीडिएट शो किया। तो इसका रीजन बताओ। इसका रीजन क्या होता है कि जो जीन है हमारा वो एक डीएनए होता है और डीएनए प्रोटीन और एंजाइम्स को बनाता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो हमारा प्रोटीन है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, इसलिए वो क्या होगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। अच्छे से नहीं बन पाएगा तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट टाइप का बनेगा और इसका हमारा रिजल्ट देगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है मेंडल्स लॉ के बारे में, थोड़ा सा जाना है कितने लॉ हैं उसके, यूनिवर्सल लॉ है, नॉन यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन आज हमने जो पढ़ा है वो नॉन यूनिवर्सल्स लॉ को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल्स लॉ को पढ़ेंगे मेंडल्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बाय टू बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।